दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। कहा जाता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह भारत के लिए सर्वोच्च विधान है। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को परखकर और आने वाले समय का अनुमान लगाकर हमारे लिए यह अमूल्य दस्तावेज तैयार किया। देश में अन्य सभी कानून इसी के आधार पर बनाए जाते हैं। यह दस्तावेज भारत की आत्मा का परिचायक है, जो समय समय पर देश को चलाने और देश को संजोने का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत विविधताओं भरा देश है, जहां अलग अलग जाति, समुदाय, वेशभूषा वाले लोग रहते हैं। ऐसे में देश का संविधान ही इस विविधता में एकता को दर्शाता है। भारतीय संविधान की एक बड़ी खासियत इसका कठोर के साथ साथ लोचशील होना है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से संविधान के संशोधन की संसद की शक्ति और इससे संबंधित मौलिक अधिकार पर छिड़ी बहस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा कैसे चर्चा में आया। इसके अलावा जानेंगे कि वे कौन कौन से प्रमुख वाद हैं जहां भारत के संविधान के आधारभूत ढांचे की बात की गई है। किसी देश का संविधान उसकी भूमि का मौलिक कानून होता है। यह खाका एक विशेष समय परिस्थिति में तैयार किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर में बदलते सामाजिक राजनीतिक परिवेश में कई दफा इस दस्तावेज में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। हर देश के संविधान का एक मूल ढांचा होता है, जो देश की विचारधारा या निर्माण के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ऐसे में कई संविधानों में कुछ हिस्सों को संशोधन से उन्मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें अन्य प्रावधानों की तुलना में विशेष दर्जा दिया जाता है। जब भारतीय संविधान को पहली बार अपनाया गया तो बहस छिड़ी कि क्या संसद को संविधान के उन विशेष प्रावधानों को संशोधित करना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की, जैसा कि शंकरी प्रसाद 1951 और सज्जन सिंह 1965 मामले में देखा जा सकता है। इसका प्रमुख कारण यह था कि सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास को दोहराया था, क्योंकि शुरुआती दिनों में स्वतंत्रता सेनानी ही संसद से देश की सेवा कर रहे थे। कुछ समय बाद जब इस प्रकार के संशोधन आम होने लगे, तब प्रश्न उठा कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में या यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों के छीनने तक संशोधन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने गौर किया कि कई दफा अपने हितों के संरक्षण के लिए भी संविधान में संशोधन किए जाने लगे और बहुमत वाली सरकार यह संशोधन काफी आसानी से कर सकती थी। यह भी देखा गया कि सरकार अपने हितों के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीनने लगी। ऐसे में 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में कहा कि संसद अनुच्छेद 368 यानी अपनी संशोधन शक्ति के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती है। उसने कहा कि यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान अतीत के फैसलों में लागू नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या है किसी देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक डॉक्ट्रिन। वह प्रमुख वाद जहां संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात सामने आई। साथ ही जानते हैं कि क्या है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट पहली बार जर्मन संविधान में लाया गया और नाजी शासन के बाद इसके बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिए इसे संशोधित किया गया था। मूल वाइमर संविधान वहां की संसद को 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन की अनुमति देता था, जिसका उपयोग हिटलर ने संविधान के मौलिक स्वरूप को बदलने के लिए किया था। इस अनुभव से सीखते हुए नए जर्मन संविधान में कुछ निश्चित प्रावधान के संशोधन हेतु संसद की संशोधन शक्ति में पर्याप्त सीमाएं लगाई गई और इसे ही संविधान का बेसिक लॉ कहा गया। अमेरिका में इसी मूल ढांचे को बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत में बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत संसद द्वारा पारित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा का आधार बना।
भारत में संविधान के आधारभूत ढांचे के ऊपर कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता। यह स्पष्टता पहली बार केशवानंद भारती बनाम भारतीय संघ मामले में देखी गई। इसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर केशवानंद भारती के मामले का मुख्य बिंदु क्या था। केशवानंद भारती 1961 से केरल के कासरगोड जिले में एडनीर मठ के प्रमुख थे। उन्होंने केरल भूमि सुधार कानून को चुनौती देने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। इस फैसले की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों की बेंच गठित की गई। इस बेंच ने कई मुद्दों पर सहमति असहमति के बाद 7-6 अनुपात के बहुमत से फैसला सुनाया। यह मामला मुख्य रूप से संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति के बारे में था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के 1967 के केस की समीक्षा भी की। इसके साथ ही अदालत कई अन्य संशोधनों की संवैधानिक वैधता तय कर रही थी। पिछले संशोधनों के बाद संपत्ति को मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति की अदालत द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की बहुत बड़ी शक्ति है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के कुछ हिस्से इतने अंतर्निहित और आंतरिक हैं कि संसद भी इन्हें छू नहीं सकती है। हालांकि अपने इस निर्णय के बावजूद कि संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, अदालत ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाने वाले संशोधन को बरकरार रखा। फैसले में कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, जब तक कि वह संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रभावित न करे। मूल ढांचा संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और संविधान के संशोधन की शक्ति संविधान को बनाने की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 368 की मदद से संसद कितने भी बहुमत के द्वारा संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। इस फैसले में यह बात भी शामिल की गई कि यदि ऐसा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस फैसले में कुछ न्यायाधीशों ने बताया कि किसे हम बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत मान सकते हैं। हालांकि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की कोई परिभाषा नहीं दी, किंतु कहा कि यह समय समय पर स्पष्ट होगा कि किसे बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया जाएगा। केशवानंद मामले में अलग अलग जजों ने अपनी अपनी राय के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, संविधान का संघीय रूप, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राजनीति का लोकतांत्रिक स्वरूप, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को शामिल किया जा सकता है। इस जजमेंट में कहा गया कि मौलिक स्वतंत्रता और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बिना संविधान अपने आप में कुछ नहीं होगा। इस फैसले में 13 जजों की पीठ ने 7-6 अनुपात के बहुमत के साथ तय किया कि संसद को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने से रोका जाना चाहिए। इस फैसले के सारांश में संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति को मान्यता प्रदान की गई, बशर्ते इस कार्य से संविधान के मूल ढांचे को नष्ट न किया जाए। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय संसद की संशोधन शक्ति की सर्वोच्चता को बहाल करके शंकरी प्रसाद के फैसले 1952 की स्थिति में वापस आ गई, किंतु इस फैसले ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को और अधिक मजबूत कर दिया। बदलते परिवेश के साथ ही हमारे देश की नीतियों और कानूनों में भी बदलाव देखा गया है। इसी कड़ी में हम जानेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ प्रमुख मामलों के बारे में जो मूलभूत ढांचे की समझ को बेहतर करने में सहायक सिद्ध होंगे। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 मामले में आधारभूत ढांचे की चर्चा फिर उभरकर सामने आई। सरकार ने बेंगलुरु स्थित मिनर्वा मिल का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। इस मिल के मालिकों द्वारा सरकार के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 विधि सम्मत नहीं है, अतः इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। दरअसल इन दोनों खंडों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त करने के लिए लाया गया था। इस वाद में यह माना गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे में शामिल है और संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों का न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है और मौलिक अधिकारों पर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को इस प्रकार वर्चस्व प्राप्त नहीं होना चाहिए जिससे मौलिक अधिकारों का महत्व ही खत्म हो जाए। इसके बाद वामन राव बनाम भारत संघ वाद 1981 में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस का निर्णय सुनाए जाने की तिथि के बाद पारित होने वाले संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू होगा।
इन संशोधनों और निर्णयों के परिणाम के अनुसार कहा जा सकता है कि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है, किंतु ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या मूल अधिकारों के संशोधन से संविधान के किसी आधारभूत लक्षण का विनाश या क्षय हो रहा है। यदि हाँ, तो वह संशोधन उस सीमा तक अमान्य माना जाएगा। इसके साथ ही आधारभूत लक्षणों के आधार पर केवल उन्हीं अधिनियमों को अमान्य घोषित किया जा सकेगा जो केशवानंद फैसले के बाद पारित किए गए हैं। इसके साथ ही आगे SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 मामले में कहा गया कि सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है। इसके अतिरिक्त ऐसे कई मामले हाल के कुछ वर्षों में भी सामने आए हैं जिनमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। वह मामला चाहे आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का हो या नागरिकता संशोधन विधेयक में नागरिकता के आधार को बदलने का। इन दोनों ही अधिनियमों को बेसिक स्ट्रक्चर के उल्लंघन के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। चूंकि आधारभूत ढांचे की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, अतः यह कह पाना बेहद मुश्किल है कि क्या आधारभूत ढांचे में शामिल है और क्या नहीं। न्यायपालिका के वक्तव्य के अनुसार भविष्य में आने वाले निर्णय तय करते जाएंगे कि क्या भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल किया जाएगा। ऐसे में हम जानेंगे कि क्या हो आगे की राह। भारतीय न्यायपालिका का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संवैधानिकता के लिए महानतम योगदान में से एक है। मूल ढांचे के सिद्धांत ने संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और संसद द्वारा इसके विनाश को रोकने में सहायता की है। यह घटक संसद की असीमित शक्ति पर एक सीमा के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे में यह लोकतंत्र को अस्थिर करने वाली ताकतों को कम और खत्म करने के लिए सहायक है। आधारभूत ढांचे ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह संविधान के उन मूल आदर्शों को बनाए रखने में मदद करता है जिन्हें संविधान निर्माताओं द्वारा बड़ी सावधानी पूर्वक गठित किया गया था। एक व्यापक रूप में सोचें और यदि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की ताकत रखती है तो भारत एक अधिनायकवादी राज्य बन जाएगा और देश में एक पक्षीय शासन होगा। इससे एक और प्रभाव यह पड़ेगा कि संविधान अपना वर्चस्व खो देगा। उदाहरण के तौर पर आपातकाल के दौरान किए गए संशोधनों से हमारे संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप को काफी चोट पहुंची थी। हालांकि यह काफी अहम है कि संविधान का आधारभूत ढांचा अपने आप में संविधान का मूल है, जिसमें संविधान की भावना निहित है। यदि न्यायपालिका को संविधान के मूल ढांचे को तय करने का अधिकार दिया गया है तो ऐसे में न्यायपालिका पर और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। न्यायपालिका अपने इस दायित्व का निर्वहन बिना किसी दबाव के पूर्ण रूप से जनता की भलाई और संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए करें। अब बारी है आज के प्रश्न की। केशवानंद मामला कैसे संविधान के आधारभूत ढांचे का आधार बना? इस कथन के आलोक में अपना मत दीजिए। साथ ही उन मामलों का जिक्र करिए जिसमें मूल ढांचे की चर्चा की गई है।